हेलो एवरीवन, आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ जरूर पढ़ा होगा कि इंडिया का जो रुपी है वो डिप्रिसिएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ये 85 रुपीज पे था फॉर $1, एंड करेंटली इट्स अराउंड हॉवरिंग अराउंड RS 96-97 रुपीज फॉर $1। और ये रिसेंटली पिछले 1.5-2 सालों से ये लगातार न्यूज में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वाई आरबीआई इजंट फाइटिंग द रुपी फॉल लाइक इट डिड ड्यूरिंग 2013 क्राइसिस। ठीक है, रुपी अंडर प्रेशर, रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी फॉल टू फ्रेश रिकॉर्ड टू लो 96.20। ये सारे रिसेंट डेटे हैं, ये 1 मंथ, 2 में, 30 में और रिसेंटली अभी भी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। तो एक्चुअली ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है? ठीक है, जो एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म होता है इकोनॉमिक्स में वो कैसे वर्क करता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है कि डिप्रिसिएशन होने के क्या कारण है। जैसे कि एक करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि द रुपी इज करेंटली फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर, कमेंट करिए, डिस्कस करिए, या कुछ भी और प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है, और उसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है, और उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके मेन्स और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो टॉपिक है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड द इंडियन इकोनॉमी, इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या है, और उसके इंपैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पे क्या है, और क्या रीजन रहे जिसके कारण जो है, जो कि एक स्टेबल रुपी स्टेबली वर्क कर रहा था, वो अचानक से इतना डिप्रिशिएट क्यों करने लगा, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाउ आरबीआई कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, इस चीज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, एक्सचेंज रेट कहने का मतलब है कि आप एक रुपी मीन एक करेंसी को, मान लेते हैं करेंसी 1 को आपको करेंसी 2 में बदलना है। ठीक है, आपको एक करेंसी से दूसरे करेंसी में बदलना है, तो आपको क्या रेट पड़ेगा उस चीज को करेंसी बदल। जैसे कि नॉर्मली एक गुड्स मार्केट का वर्क होता है, जैसे कि आप बाजार जाते हैं, कोई सामान वस्तु खरीदना, आप उस वस्तु के बदले एक पैसा, एक रुपी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, जो भी आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। ठीक है, तो ऐसे कहने का ये मतलब है कि आप अगर $1 खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना रुपीज जो है वो आपको देना पड़ेगा उस डॉलर के बदले। जैसे कि अभी अगर $1 का एक्सचेंज रेट 96 रुपीज है, तो इसका कहने का मतलब है कि आपको $1 का नोट खरीदने के लिए 96 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है ना। और वही अगर मैं उल्टा करूं तो ₹1 को खरीदने के लिए आपको $0.010 के अप्रॉक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सचेंज रेट होता है वो तो आपका फ्लोटिंग है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एक्सचेंज रेट जो होता है जिसको फिक्स या फिक्स्ड बोलते हैं, मीन ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि वह किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा कंप्लीटली फिक्स रखा जाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कैसी भी परिस्थिति हो ये मैटर नहीं करता है। अगर मान लेते हैं कि आरबीआई ये डिसाइड करे कि मेरा जो है $1 इज इक्वल टू 50 रुपए होगा, वो 50 रुपए होगा, ये सीधा निर्धारित कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसमें मार्केट का जो इकोनॉमी में कंडीशन चल रही है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद जो कि मोस्टली पहले यूज किया जाता था, 1980-60 से पहले यूज किया जाता था, और मोस्टली अभी देखिए तो ये चाइना के द्वारा मोस्टली कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। चाइना कहीं ना कहीं फ्री मार्केट में फ्लो करके येन का, डॉलर का ऊपर नीचे करके अपने फिक्स सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, वो सारे देश करती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन चाइना मोस्टली अभी एक्टिवली करता है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहने का मतलब है कि वैसा एक्सचेंज रेट जहां पे आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई भी रोल ना हो, वो कंप्लीटली डिसाइड होगा किसी भी करेंसी के डिमांड और सप्लाई से। मींस वो मार्केट डिसाइड कर रही है, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में या नेशनल इकोनॉमी जो भी आपके सिचुएशन चल रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे कि आपका इंडिया के सेंस में है, डॉलर जैसे यूएस में एक्ट करता है, यूरो जैसे एक्ट करता है, तो ये सारी चीजें के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है जो रिसेंटली डेवलप किया गया मैनेज फ्लोटिंग रेट। ये मोस्टली 1980s के बाद से ज्यादा देखा जाने लगा। मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू होते हैं। मींस इसमें क्या किया जाता है कि लेट सपोज अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं, अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं, तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक अभी क्या करती है, सेंट्रल बैंक अभी क्या करती है कि वो एक टारगेट फिक्स रखती है कि अगर मेरा रुपी या कोई भी करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो कुछ रेट पे होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हो सकती है। कहने अब मान लेते हैं कि अगर कंप्लीटली अभी इंडियन रुपीज को छोड़ दिया जाता, ठीक है, डिप्रिशिएट होने के लिए सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता, तो ये शायद आपका $1 जो है वो शायद आपका 120 या 130 रुपए के आसपास होवर कर रहा था। ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करती है, समय समय पर वो डॉलर खरीदती है मार्केट से और उसे बेचती है। मीन्स बाई करती है और सेल करती है। किस चीज का यूज करके, मोस्टली अपना फॉरेक्स रिजर्व का यूज करती है। जो भी हर एक करेंसी का जो फॉरेन रिजर्व होता है उसको यूज करके या तो वो डॉलर, ये जो भी करेंसी का रखा गया है बास्केट जो है, उस चीज को या तो बेचती है मार्केट में या परचेस करती है। मींस डिमांड और सप्लाई को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है, जिसके कारण जो है जो रुपी या किसी भी करेंसी को डिप्रिशिएट एक्चुअली होना चाहिए था एक फ्री मार्केट में, वो नहीं हो पाता है। मींस कहने का मतलब है कि एक रूप से एक हद तक, ठीक है, इस किसी भी करेंसीज को फ्लोटिंग में रखा जाता है कि एक हद तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, 5-6 रुपए ऊपर नीचे होगा टॉलरेट कर लेते हैं लेट्स सपोज। लेकिन अगर देख रहे हैं कि उससे ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, उसमें हम मैनेज करेंगे, उसमें हम इंटरवीन करेंगे। ठीक है ना। अब बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो मोस्टली जो है, पहले हम लोग फिक्स पे काम करते थे स्टार्टिंग में आजादी के बाद से, फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग मैनेज पे आए हैं। मींस कंप्लीट फ्लोटिंग सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है। ठीक है, हम लोग कंप्लीटली जो है वो अभी मींस
मैनेज फ्लोटिंग रिजीम में काम करते हैं। बेसिकली आपका जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था 1991-92 में, उसके बाद से हम लोग मैनेज फ्लोटिंग रेट की तरफ शिफ्ट किए हैं। ठीक है, अगर एक प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, तो वो डॉलर है, यूएस उसे फॉलो करता है। ठीक है ना, तो चलिए आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब बेसिकली क्या होता है कि एक्सचेंज रेट का जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है। एक नॉर्मल, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा क्लास 11 12th में या प्रिपरेशन के दौरान, जब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स क्लास 11 12th की एनसीईआरटी आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का देखते हैं। एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होती है। ठीक है, मींस किसी भी वस्तु का क्या प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी उस कीमत पे प्रोड्यूस की जाएगी। तो वैसे ही वही सेम मैकेनिज्म आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक रुपी है, ये रुपी का एक नोट है, या एक ये डॉलर का नोट है, वो भी एक कॉमोडिटी है, एक वस्तु है। हम डॉलर के हेल्प से रुपी को खरीदना चाहते हैं या रुपी के हेल्प से हम डॉलर को खरीदना चाहते हैं। मींस किसी ना किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक मार्केट को ये दिखाता है, एक मनी मार्केट है। ठीक है, जहां पे हम किसी वस्तु की जगह हम पैसे को खरीद रहे हैं। तो ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड बैलेंस कैसा है। मींस आपका इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा, आप अगर वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपकी जो करेंसी होगी वो डिप्रिसिएट होगी। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपकी जो करेंसी है वो एप्रिसिएट होगी, मींस करेंसी स्ट्रांग होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मींस लेट सपोज इंटरेस्ट रेट आप समझिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 110 रुपए मिल रहा है, मीन 10% का रिटर्न इंडिया दे रही है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। तो आप क्या करिएगा, आप अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करिएगा, मीन फॉरेनर, एज ए फॉरेनर आप इंडिया में इन्वेस्ट करिएगा। उसके लिए आपको रुपी को खरीदना पड़ेगा, मीन रुपीज का डिमांड बढ़ेगा। तो अगर तो आपका क्या होगा, जो आपका रुपी है वो अप्रिसिएट होगा। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट भी एक तरीके से डिसाइड करती है कि आपका रुपी जो होगा वो अप्रिसिएट होगा कि डेप्रिसिएट होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कैपिटल इनफ्लो, वही जो मैंने बताया कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट से लिंक रहता है। कहने का मतलब है कि कैपिटल आपके देश में अगर बहुत ज्यादा एफडीआई आती है, ठीक है, तो आपका जो करेंसी होगा वो अप्रिसिएट होगा। अगर आपका एफडीआई आउटफ्लो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो आपका जो करेंसी होगा वो डेप्रिसिएट होगा। और यही तीन जो कारण है वो रिसेंटली रहे हैं रुपी के डिप्रिसिएशन में। फर्स्ट आपका रहा मेजोरिटी रूप से ट्रेड बैलेंस, आपके गल्फ वॉर के कारण। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो भी गल्फ वॉर के कारण थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ। रिसेंटली थर्ड जो है आपने पढ़ा होगा कि जनवरी फरवरी के दौरान क्या था कि जो वॉर लाइक सिचुएशन के कारण थोड़ा एफडीआई का आउटफ्लो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उस समय ऑब्जर्व किया गया था। अभी आप रिसेंटली आरबीआई का डेटा देखिएगा, मंथली बुलेटिन पढ़िएगा, तो जुलाई में हुआ था कि जुलाई में जो है वो अभी इनफ्लो बैलेंस हो रहा है। इसमें देखिए थोड़ा अभी बैलेंस है। तो पहले हम डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा ही देख रहे थे, अभी थोड़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं कि आप जो है आपको कुछ सामान जो है यूएसए से इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप इंडिया में एक फैक्ट्री रन करते थे जिसके लिए कुछ मशीनों का दरकार था, और आप यूएसए से आपने कांटेक्ट किया, अब वहां से आपको कुछ सामान इंपोर्ट करना है। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास तो होगा रुपी, आपके पास तो डॉलर नहीं होगा क्योंकि इंडिया में आपका रुपी चलता है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप मनी मार्केट में जाइएगा, वहां पे आप बोलिएगा मुझे डॉलर के, मान लेते हैं मुझे $100 का नीड है। ठीक है, $100 इस कंपनी को पे करना है। आपके पास रुपी है, ठीक है, आप मनी मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा कि आप मुझे डॉलर दीजिए, इसके बदले आप रुपी दीजिए। मींस अपने रुपी को आप डॉलर में एक्सचेंज करिएगा, तब आप इस कंपनी को आप पे करिएगा, क्योंकि वो कंपनी को आपसे डॉलर मिलेगी। अब इसी रूप को हम लोग एक मैकेनिज्म के रूप में देखें कि मान लेते हैं कि पहले ये आपका डॉलर का डिमांड था। ठीक है, डॉलर कितना मार्केट में एट ए टाइम डिमांड किया जा रहा है ये था। अब डॉलर का एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो कम डिमांड होगा, कम होगा तो ज्यादा डिमांड होगा। ऑब्वियस सी बात है, मींस डॉलर की कीमत अगर ज्यादा होगी तो कम वो वस्तु डिमांड की जाएगी, और अगर डॉलर की कीमत कम होगी तो वो ज्यादा वस्तु डिसाइड की जाएगी। ठीक है, इधर मान लेते हैं आपका एक्सचेंज रेट को मैं वही, आप डॉलर की कीमत समझिए, और मान लेते हैं डॉलर सप्लाई भी हो रहा है मार्केट में। सप्लाई कौन कर रही है, फेडरल रिजर्व कर रही है, आपकी यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए एट ए टाइम किसी भी समय जो आपका डॉलर का सप्लाई होता है वो आमतौर पर फिक्स होता है। जैसे आरबीआई ने $50 बिलियन प्रिंट किया तो वो उसकी सप्लाई वो $50 बिलियन आपको मार्केट में चल रहा है। वैसे ही फेडरल ने कुछ डॉलर प्रिंट किए जो कि मार्केट में वही डॉलर रन कर रहा है। तो ये जो आपका सप्लाई होगा किसी भी समय, मान लेते हैं डॉलर का जो क्वांटिटी है वो फिक्स होगा एट ए टाइम पे, टाइम पीरियड टी पे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब आपको चाहिए था मार्केट में डॉलर, आप एक नए पर्सन उस मार्केट में ऐड हुए। ठीक है, आप नया मार्केट में, आपने बोला कि मुझे यूएसए से सामान इंपोर्ट करना है, मुझे $100 का नीड है। आपने क्या किया, जो डिमांड पहले 100 लोग अगर डिमांड कर रहे थे डॉलर का, तो आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, अब 101 लोग डॉलर का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिमांड क्या होगा, डिमांड का जो ग्राफ होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मींस डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब मान लीजिए पहले ये डॉलर का कीमत R1 था, अब देखिए वही कीमत बढ़ के R2 हो गई, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लाई मान लेते हैं कि फिक्स नहीं भी है, एक ये भी समझ लीजिए कि सप्लाई फिक्स नहीं, तो सप्लाई का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर सप्लाई फिक्स नहीं भी होती तो आपका R1 यहाँ होता, R2 यहाँ होता। ठीक है, उतना इंक्रीज नहीं होता। ये देखिए R2 रेड वाली की अपेक्षा R2 जो ब्लू वाला है वो नीचे, उतना इंक्रीज नहीं होता, लेकिन होता जरूर।
तो यही बेसिकली आपका एक डिमांड एंड सप्लाई है। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो बहुत बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। मींस जैसे ही किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है बेसिकली। अगर आपका किसी भी वस्तु का अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाए इंडियन मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, ठीक है। वही यहाँ पे चीज है, अगर डॉलर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट होता है वो उस रुपये की कीमत होती है। मींस आपको $1 का नोट खरीदने के लिए 96 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मींस उस वस्तु उस $1 के नोट का दाम 96 रुपए, पहले 80 रुपए था, आपके कारण 96 हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा रीजन होता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ना हो तो आप एक थियोरेटिकल कहानी बना सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर बाय इंपोर्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सन क्या था, एक इंपोर्टर था। इंपोर्टर के डिमांड के कारण क्या हो रहा है कि डॉलर का कीमत बढ़, जैसे मेक इन इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप करिए, सारा प्रोसेसिंग आप स्टार्ट करिए, लेकिन हो सकता है कि आपको जो फैक्ट्री खोलने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो शायद इंडिया में नहीं अवेलेबल, आपको कुछ सामान इंपोर्ट करना पड़ता हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता हो, तो आपको उन रॉ मटेरियल की इंपोर्ट करने अमेरिका से कहीं पे भी आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा या उनके करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, आप रुपी में तो पेमेंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण फलस्वरूप क्या होगा कि डॉलर का जो कीमत है वो बढ़ेगा। मैं यहाँ पे डॉलर को ही अज्यूम कर रहा हूँ कि डॉलर एक हार्ड करेंसी, मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको एक स्टोरी के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। अब रिसेंटली देखिए कि अगर आप लोगों ने एक और न्यूज देखा होगा, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रशिया के साथ ही साथ अन्य देशों के साथ रुपी में डील करने के लिए बायलेटरल एग्रीमेंट कर रही है कि हम आपसे रुपी में हम आपका पेमेंट करेंगे, आप भी अपने करेंसी में मुझे पेमेंट करिए। इसका से फायदा क्या होगा कि इंडिया जो है, मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया कोई कंपनी है, उसे रशिया से कोई सामान इंपोर्ट करना है, ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी वस्तु इंपोर्ट करना है, पहले उसे डॉलर देना पड़ता था रुपी की अपेक्षा, तो रुपी डॉलर का डिमांड बढ़ता था, रुपी का डिमांड उतना हो नहीं रहा है, तो एक्सचेंज जो डिप्रिशिएट हो जाती थी रुपी बहुत, ठीक है ना। लेकिन अब इसके जगह आप रुपी में ही पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स आपको कोई एक्सचेंज करने का दरकार ही नहीं, ये रुपी यहाँ पे जा रहा है, रशिया कुछ इंडिया से मंगा रहा था, रुपी यहाँ पे जा रहा है, मीन्स रुपी का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो रुपीज जो है वो डिप्रिशिएट ही नहीं हो। तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है कि अगर आप रुपी को यूनिवर्सल करेंसी बनाने की कोशिश करें, या आप उन देशों से बायलैटरल एग्रीमेंट कर ले जहां से आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है कि हम आपको रुपी में पेमेंट करेंगे, आप अगर मेरे से कुछ वस्तु खरीदेगा तो आप मुझे अपने करेंसी में दे दीजिएगा या आप मुझे रुपी ही वापस कर दीजिएगा। इसलिए चाइना भी देखिए अपने येन से परचेज करना चाहता है, हर चीज का एग्रीमेंट अपने वो भी बायलैटरल कर रहा है कि आप येन को एक्सेप्ट करिए। इसलिए डॉलर का, अमेरिका डॉलर के पीछे लगा रहता है कि आप डॉलर से ही सारे लोग पेमेंट करिए, ठीक है ना। अब डॉलर हार्ड करेंसी क्यों हुई थी कि आपको ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट आपको पता है, आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। अब उस समय फाइनेंशियली अमेरिका सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। अब यूरोप के डेवलपमेंट के लिए पोस्ट वॉर में आपको लोन का दरकार था यूरोप को, तो यूरोप को लोन एज ए डॉलर में मिल रहा था, तो वो एक प्रचलन में आ गया कि अब डॉलर ही अगर सबको लोन, अगर एक ही कंपनी है सबको लोन दे रही है तो वो कंपनी फेमस हो गई, यूएसए फेमस हो गया, ठीक है ना। तो डॉलर हर जगह चलने लगा, फिर लोग डॉलर का ही इस्तेमाल करने लगे। फिर लोन मान लेते इंग्लैंड को भी डॉलर में लोन मिला और इंडिया को भी डॉलर में लोन मिला। अब वो इंग्लैंड से कुछ सामान मंगाता है इंडिया, तो वो डॉलर उसको दे दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि ये डॉलर हार्ड करेंसी कैसे बना, परमानेंट करेंसी कैसे बना, वैसे बाकी सारी भी बनी, ठीक है ना। अब अगर आप एक्सचेंज रेट का पैटर्न देखें तो रुपी पहले देखिए आपको लगभग 68-69 रुपीज के आसपास था 2020 में, लेकिन ये जो देखिए ग्राफ जो है बढ़ते चला जा रहा है, मींस रुपी जो है वो लगातार डॉलर के रिस्पेक्ट में डिप्रिशिएट होते चला जा रहा है। इसके रीजन क्या क्या है अगर मैं उस चीज के बारे में बात करूं, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि आरबीआई कैसे इंटरवीन करती है, या मैं बात ही कर लेता हूं आरबीआई। अब सेंट्रल बैंक क्या करती है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस इन्वायरमेंट को, इस रुपी के डिप्रिशिएशन को। तो क्या किया जाएगा कि मान लेते हैं कि एक ऐसा परिस्थिति आता है कि आपने क्या किया, डॉलर का ये सप्लाई था, सॉरी ये डॉलर का डिमांड था और सप्लाई तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। आप 1% ऐड हुए जिसके कारण ये डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी कि जो आरबीआई के पास जो डॉलर पड़े हुए हैं उसके फॉरेन रिजर्व में, वो क्या करेगी, मार्केट में रिलीज कर देगी। अब जैसे ही मार्केट में, पहले डॉलर मान लेते हैं $100 मार्केट में था, आरबीआई $20 और मार्केट में रिलीज कर दी, तो ये 120 हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो जो पहले यहां से यहां जाना चाहिए था वो अब देखिए यहां से सिर्फ यहां जा रहा है, मीन्स जो आपका जो ये मान लेते हैं R1 था, R1 से R2 जाना था, वो R3 तक ही जा पा रहा है, R3 जो है वो R2 से छोटा है। मीन्स क्या हुआ कि जो रुपए का डिप्रिसिएशन 20 रुपए का होना चाहिए था वो आरबीआई के इंटरवेंशन से सिर्फ 5 या 10 रुपए का हुआ। तो ऐसे करके आरबीआई इंटरवीन करती है। अगर डॉलर का, अगर मैं शॉर्ट बताऊं, अगर डॉलर का डिमांड मार्केट में ज्यादा होता है तो आरबीआई डॉलर ज्यादा रिलीज कर देती है, और अगर रुपी का सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाता है, ठीक है ना, तो रुपी के सप्लाई, वो रुपी को वापस अपने पास परचेज कर लेती है, ठीक है ना, टी बिल से सबके थ्रू, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे रुपी से डॉलर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप डॉलर का डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन रुपी का सप्लाई भी आप इंक्रीज करें क्योंकि आप रुपी छोड़ रहे हैं मार्केट में और रुपी फैलते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेगी, आरबीआई परचेज कर लेगी, मार्केट से उठा लेगी, जिसके कारण थोड़ा जो डिप्रिसिएशन है वो कंट्रोल में हो जाता है। तो बेसिकली आरबीआई इस चीज का यूज करती है, खासकर रेपो रेट के थ्रू। रेपो रेट के थ्रू अगर रेपो रेट इंक्रीज करना मीन्स क्या होता है कि वो डिमांड जो सप्लाई जो है रुपी का वो कम करती है रेपो रेट इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्पॉट मार्केट सेल, यही स्पॉट मार्केट सेल मैंने आपको बताया कि डॉलर का अचानक से सप्लाई बढ़ा देना, अचानक से घटा देना, रुपी का सप्लाई बढ़ा देना, रुपी को घटा देना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और भी जैसे रेपो रेट के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब आरबीआई के बारे में समझेंगे कि रेपो रेट के थ्रू कैसे किया जाता है, ठीक है ना।
ठीक है, अभी आप रिसेंटली देखिएगा कि फरवरी के दौरान जो है $728 बिलियन सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व था, लेकिन अभी जो इतना इंटरव्यू गल्फ वॉर के कारण जो प्राइसेस ऑयल में बढ़ गए, तो जो पहले ₹10 देना पड़ता था उसी ऑयल को खरीदने के लिए, अब ₹25 देना पड़ रहा है। मीन रुपी ज्यादा देना पड़ रहा है। डॉलर की कीमतें बढ़ गई तो मीन ऑयल की कीमतें बढ़ गई, तो आपको डॉलर ज्यादा पे करना पड़ रहा है। मीन आप डॉलर का डिमांड ज्यादा करिएगा तो डॉलर आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा और रुपया आपका डेप्रिशिएट होते चला जाएगा। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को कम किया, जो कि 676 बिलियन तक आ गई। ठीक है ना, तो इंटरवेंशन में भी आपका फॉरेक्स रिजर्व बहुत खर्च होता है, और आमतौर पर आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को इसी पर्पज के लिए यूज करती है। ठीक है ना, और भी अदर पर्पज होते हैं लेकिन आमतौर पर ही हो। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे? इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है और नेगेटिव पड़ सकता है। पॉजिटिव कैसे पड़ सकता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका रुपी गिरेगा, रुपी की कीमतें गिरेंगी डॉलर की अपेक्षा, तो जो यूएसए में बैठा व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है $1 पर एक रुपी की कीमत क्या है? $0.010। ठीक है, पहले क्या था? एक रुपये की कीमत मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं $0.10। तो मान लेते हैं अगर यूएसए को कोई भी सामान इंडिया से मंगाना पड़ता था तो पहले ₹1 के लिए उसे 10 सेंट देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब उसे बस 1 सेंट खर्च करने के दरकार मीन यूएसए के लिए इंडिया से जो वस्तुएं मंगाई जाती हैं उसकी कीमतों में गिरावट आई, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बेहतरीन होगा। मीन जितना रुपी डेप्रिसिएट होगा उतना इंडिया का एक्सपोर्ट और बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि बाकी देशों की अपेक्षा जो आपका इंडिया का गुड्स है वो सस्ता होता चला जाएगा रुपी की कीमत गिरने के कारण। ठीक है ना, यही इसका और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि इंडिया जो वस्तुएं बाहर से मंगाता था, मीन इंपोर्ट करता था, उसकी कीमतें इंडिया के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसे तो डॉलर में पेमेंट करना है। आपका रुपी और वीक होते चला जा रहा है, तो आपको ज्यादा रुपी खर्च करने पड़ेंगे उस सेम वस्तु को खरीदने के लिए, तो आपका जो इंपोर्ट है वो महंगा होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है आपका सस्ता होगा। प्लस नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आपका एक्सपोर्ट और बढ़ रहा है तो इंडिया में और इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन इंपोर्ट के कारण क्या होगा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली होता चला जाएगा। अगर ज्यादा खाली हो जाए तो फिर देश एक रूप से कंगाल भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपने रिसेंट जो एक्टिविटीज बढ़ रही है, रिसेंट जो रीजन रहे वो क्या रहे कि आपका भी देखिए रिसेंटली 1-2 दिन पुराना न्यूज है कि ट्रंप ने फिर से ईरान पे हमला कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो वस्तुएं यहां से आराम से इंडिया में पहुंच जाती थी, ऑयल, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट ऑयल है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज रन करने के लिए, इंडियन रेलवे रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब इसके कारण यहाँ पे ब्लॉकेड लग गया। अब क्या हो रहा है कि यही चीज यहाँ पे क्रॉस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि आप शिप अगर वहां पे खतरनाक जगह से लेके जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने प्रीमियम को इंक्रीज कर देगी। अब प्रीमियम इंक्रीज हो जा रहा है तो शिप कंपनी कहां से पैसे इकट्ठा करेगी? ऑयल का प्राइस इंक्रीज करके। तो जहां ऑयल का प्राइस इंडिया में इंक्रीज पहुंचा, मीन आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में होगा, तो ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो रुपये की कीमत जो है वो गिरते चली जाएगी। इसलिए अभी रिसेंटली जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व भी गिरते चला जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी स्टेबलाइज है, क्योंकि अभी जो एफडीआई उस और क्या हो रहा था, प्लस कि एफडीआई का आउटफ्लो भी हो रहा था, जिसके कारण आपका रुपी और डिप्रिसिएट हो रहा था। अभी ये कंट्रोल में आ चुका है, इसलिए देखिए अभी थोड़ा रुपी जो है थोड़ी रूप से एक पहले की अपेक्षा स्टेबल है। ठीक है ना, अब वही मैंने आपको इंपैक्ट ऑफ रुपीज बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको बीच में ही आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए। ठीक है ना, ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसमें जैसे जो जो चीज है, रेपो रेट है और भी अदर थिंग्स है, उसके द्वारा कैसे कंट्रोल करती है, फॉरेक्स रिजर्व का एक्चुअल यूज कैसे किया जाता है, इस चीज को जब हम लोग आरबीआई का सेक्शन पढ़ेंगे तो उस समय बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने के लिए आप मिशन 9 आरब को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।